हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग फिर से यूपी टेट और सुपर टेट और डी ट्रिपल एस बी को कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। लगभग 20 क्वेश्चन होंगे आज में, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, डेफिनेटली आपको यहाँ से एक नए क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। यह आपका होगा सोशल स्टडीज़ का या सामान्य अध्ययन का। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ये प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया है। लगभग मैथ्स का भी होगा, उसमें बाल विकास का भी है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का है। तो प्लीज़ यूपी टेट के हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्रैक्टिस सेट, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने डिस्कस किया, उसको भी आप पूरा देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प इससे मिलेगी। सारे आपके रिलेवेंट वीडियो हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप उस सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो थंबनेल आपने देखा ही है ये। अब चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी प्रैक्टिस सेट 9, 20 प्रश्न है। डेफिनेटली ये आपको जानना अति आवश्यक है। डेफिनेटली यहाँ से आपको एक ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जीएस ही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है, या यही इस पर डिपेंड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ जीएस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा और सबसे ज़्यादा इसी की पढ़ाई कीजिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला, रासबिहारी बोस। तो अब आपको अगर पता है तो बहुत अच्छा, आप आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ और बताता भी हूँ। एक्चुअली वेल्थ ऑफ नेशन के जो राइटर हैं वो एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। इसको आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराने बुक्स और नए बुक्स से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए। चलिए, ये आंसर मैंने लिख रखा है ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं शेयर करता हूँ। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ इसको आप बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। वर्षा, नदी, नहरें, तालाब। तो अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नहरें ही भारत की सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि भारत में लगभग अब भी 50+ से ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब गरीब है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है, गरीब है, जहाँ ऐसी चीज़ें फेस की जा रही हैं। और हमारा कृषि प्रधान देश है, तो लगभग 50% से ज़्यादा लोग नहरों से सिंचाई करते हैं। तो इसका मतलब भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या हो गया? नहर। ये आपका आंसर मैंने लिख रखा सी। चलिए मैं अगले क्वेश्चन आपको शो करता हूँ। देश में राष्ट्रीय न्यायालय एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? आपका 1950, 1955, 1850 और 1945। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो 1950 में शायद इसकी स्थापना हुई थी। मैं भी अभी पीछे आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1915 में एनएसएस की स्थापना हुई थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे कि लगभग मैक्सिमम फ़ोन, सबसे ज़्यादा फ़ोन किस कंपनी के और कौन से देश द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि हमारे देश में बहुत सारा है, और आप देखेंगे तो इससे ही पता चल जाएगा। ऑप्शन आपके पास रूस है, भारत है, जापान है, चीन है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन। चीन ही आपका क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? फ़ोन का। किसका? फ़ोन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन। तो आपका आंसर नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आंसर यहाँ देख लीजिएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ मैं। भारत में अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होता है? मतलब टैक्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किससे आता है? टैक्स हमारे यहाँ किस सोर्स से सबसे अधिकतम मिलता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी टैक्स सबसे ज़्यादा मिलता है, या कॉर्पोरेट टैक्स, या सर्विस टैक्स, या इनकम टैक्स? सबसे ज़्यादा भारत सरकार को किस प्रकार के टैक्स से फ़ायदा होता है, या किस प्रकार का टैक्स भारत सरकार को सबसे ज़्यादा मिलता है?
इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं इसमें बताऊं आपका तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट टैक्स इंडिया में आता है। कॉरपोरेट का मतलब जो कंपनियों से मिलता है, जो किससे मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वो टैक्स पे करती हैं, उन्हीं का टैक्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है भारत में टैक्स की आय में। तो आई होप ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन समिति का संबंध किससे? पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल, एलपीजी गैस। तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ तो आप समिति से ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किस तरीके की समिति किसके लिए गठित की गई थी। तो अगर ये आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पेट्रोलियम के लिए सुंदर राजन समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देश में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, आपने आंसर देख ही लिया होगा। कोच्चि, मद्रास, मुंबई। आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सबसे व्यस्ततम चेन्नई का विशाखापट्टनम ही है और यही सबसे गहरा बंदरगाह भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर और आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? मतलब हार्ड करेंसी किन देशों की होगी? आप देखिए, विकासशील देशों की, गरीब देशों की, विकसित देशों की, शक्तिशाली देशों की। देखिए, जो विकसित देश होगा वो शक्तिशाली भी होगा, गरीब देशों की नहीं, विकासशील देशों की नहीं। हमारी भी इंडिया भी क्या है, एक विकासशील कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इसमें क्या हार्ड करेंसी चलती है? नहीं। आपका आंसर होगा विकसित देशों की। किस में चलता है? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। विकसित देशों की जो करेंसी होती है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब ये करेंसी कभी भी आगे फ्यूचर में उतनी जल्दी डिवैल्यूएट नहीं होती हैं, इन्हीं को हम हार्ड करेंसी कहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इसको लिखा किसने था। कार्ल मार्क्स, इंदिरा गांधी, चाणक्य, नेल्सन मंडेला। तो बहुत ही आसान है, यहाँ ऑप्शन मैंने इतने इजी दे रखे हैं तो इसको रट लीजिएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। इकोनॉमिक्स की बुक है, मैंने तो पढ़ा नहीं है लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। अब भी इसके द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो आपका आंसर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज योर करेक्ट आंसर, दास कैपिटल। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आंसर मैंने लिख दिया है ए। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है जो कि कोयले में सबसे मोटी होती है? दिल्ली, सिंगरौली, कानपुर, मध्य प्रदेश। अगर ये आपको नहीं पता तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। सिंगरौली इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सिंगरौली में आपके कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आपका आंसर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगा कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज़, और उसको रिवाइज कर लीजिएगा 2 से 3 बार। यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए 10 क्वेश्चन और हैं जो कि 1 लाइनर हैं, इसमें साथ में आंसर भी लिखा हुआ है। ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो ऑप्शनल थे, ये आपके डायरेक्टली हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैंने एक साथ लिख दिया था। तो हमारे भोजन में कौन सा तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो बहुत आसान है, खनिज। आपका आंसर क्या है? खनिज। आपका आंसर क्या है? खनिज। दूसरा, पहला उपग्रह का सफल प्रशिक्षण कब किया गया था भारत में? तो ये इसका आंसर होगा 19 मार्च 1973। 19 मार्च 1973। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें किस विकिरण के कारण कैंसर होता है? अल्ट्रावायलेट। आपको पता है यूवी रेज अगर हमारी स्किन पर पड़ेगी तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, और जो हमारी ओजोन लेयर है वही हमें इससे यूवी रेज से बचाती है। यूवी रेज का मतलब अल्ट्रावायलेट, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमें स्किन कैंसर तुरंत हो जाएगा
अगर ओजोन लेयर ना रोके अल्ट्रावायलेट रेज को। ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट को प्योरीफाई कर देती है और अच्छे रेज को ही नीचे भेजती है, अल्ट्रावायलेट को वहीं पर रोक लेती है, जिसे हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृत्रिम उपग्रह अपनी कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा कितने समय में कर लेता है। तो ये आपको लगभग 24 घंटे आपको पता होगा। इसका मतलब अगर जो कृत्रिम उपग्रह हम लोग लॉन्च करते हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ कितने समय में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो लगभग 24 घंटे में। 24 घंटे ही पूरा करेगा तभी सारी चीज़ें हमारे यहाँ एज यूजुअल चलेंगी, नहीं तो ये जो नेट है या जो भी डिश टीवी है ये नहीं चल पाएंगी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय शिलोंग यूनिवर्सिटी में ये अपना लास्ट स्पीच दे रहे थे, उसी के दौरान इनको दिल का दौरा पड़ा और इनकी देहांत हो गई थी। तो इनकी डेथ कहाँ हुई थी, मेघालय शिलोंग में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। तो इसका आंसर 2 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप आपको ये पता होगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। सौर ऊर्जा की शेल किससे बने होते हैं, शोल्डर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, शोल्डर। आपने बहुत ध्यान से अगर सोलर का प्लेट देखा होगा तो प्लेट जो होते हैं ऐसे ब्लैक कलर के उनके बीच में एक हल्की सी वो होती है चद्दर टाइप की, और ऐसे ऐसे करके जुड़े होते हैं। इनमें ये चद्दर होती है जिसके थ्रू तार दौड़ाया जाता है, और ये आपके पतले पतले छोटे छोटे शोल्डर होते हैं। काकरोच के खून का रंग सफ़ेद। अगर आपको नहीं पता तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कौन सा इंजन अपनी ऊर्जा को किस तरीके से कन्वर्ट करता है और क्या बनाता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। ये लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इस पर कंटिन्यू है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। तो भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन बता दिया, 2 इसमें है, शोल्डर है, सफ़ेद है, यांत्रिक ऊर्जा। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी दोस्तों को बताइए ताकि चैनल की रीच बढ़ सके। बाकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर कमेंट सेक्शन में राइट किया करें, और आई विल आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। मैं जितने जल्दी संभव हो सकेगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और मुझे लगेगा एक सेपरेट लेक्चर बनाना चाहिए तो वो भी मैं करूंगा। तो बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अभी भी अपने आप को सेफ रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।